Question number 63. Which statement best explains the evolutionary advantage of meiosis? अब यहाँ पर evolutionary advantage समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए what is evolution. अगर आप 12th में हैं तो आपने evolution chapter पढ़ा होगा कि evolution करने के लिए there are multiple factors which are responsible for evolution. और उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स में हमें यहाँ पर पता लगाना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स मैच कर रहे हैं जो एवोल्यूशन करवाते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो क्या ये एवोल्यूशनर के लिए ज़रूरी है कि मियोसिस इज़ नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बात तो सही है, बट इसके एवोल्यूशनरी एडवांटेज कोई नहीं है. नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. येस, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसके वजह से ही एवोल्यूशन होता है. रीज़न, आपके पेरेंट्स से आप आते हैं लेकिन आप पेरेंट्स के क्लोन्स नहीं है, आप पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं. आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से मिलते हैं बट दे आर एडवांस. आपके पास कुछ अलग फीचर्स आते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. अब यही जो रिकॉम्बिनेशन है यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को एवोल्यूशनरी की तरफ पुश करते हैं, एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं. सो बी कुड बी द आंसर, बट आगे के भी ऑप्शंस हम देखेंगे. सी इज मियोसिस ऑल्टरनेट्स विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. येस, माइटोसिस से मियोसिस ऑल्टरनेट करते रहता है जनरेशन टू जनरेशन, बट इसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज हमें यहाँ पर कोई भी तरीके का नहीं मिलता है. हेंस सी इज एलिमिनेटेड. डी, द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. नहीं, जेनेटिक सिस्टम सेम नहीं रहता है. येस, कुछ अमाउंट ऑफ सिस्टम कॉमन होता है बट मैक्सिमली चेंज होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. जब रिकॉम्बिनेशन चेंज होगा तो मशीनरी भी चेंज होती है. वाइल सेंट्रल डॉगमा जो नॉर्मल प्रोसेसेस है वो कॉमन रहने वाले हैं, बट जो जेनेटिक सिस्टम है, जिस तरीके से जो कोडिंग्स हैं, जो कोड्स है, वो चेंज हो जाते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. वैसे ही सारे कोड्स सेम टू सेम आपके नीचे नहीं चले जाते. अगर सारे कोड्स और पूरा जेनेटिक सिस्टम सेम टू सेम जाएगा तो वो आपका ऑफस्प्रिंग एक क्लोन हो जाएगा. क्लोन मीन्स इट वुड बी अ रेप्लिकेटेड सेल्फ ऑफ योर सेल्फ, या जो भी ऑर्गेनिज्म जिसने भी उस ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया है वो एक्चुअल में उसकी ही एक जेरोक्स कॉपी होगी. सो द आंसर फॉर एवोल्यूशनरी एडवांटेज इज 63 का बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64. मियोसिस 2 परफॉर्म्स. सीधा क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया है. मियोसिस 2 क्या परफॉर्म करता है? पहले देखते हैं सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. नहीं, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं आप? एक होते हैं ऑटोजोम्स और एक होते हैं एलोजोम्स. सो सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है एलोजोम्स, जो कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. सो सेपरेशन मियोसिस 2 में होता है बट पर्पसफुली या डेडिकेटेड सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए नहीं होता है, इसलिए ए विल बी एलिमिनेटेड. सेकेंड आता है बी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर. मियोसिस 2 में ना तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा ना ही सेंट्रोमियर बनेगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सी इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, किस में होगा? एनाफेज में होगा. बट कौन से एनाफेज में? एनाफेज 1 में होता है, ना कि 2 में. सो मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में जो भी आप सेपरेशन देखोगे वो क्रोमैटिड्स का सेपरेशन रहेगा, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम का. इसलिए मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होता, ये मियोसिस 1 में ही हो गया रहता है. सो सी भी एलिमिनेटेड है. लास्ट हमारे पास जो आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड. येस, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में ही आपका सेपरेशन होता है. किसका? क्रोमैटिड्स का. कौन से क्रोमैटिड्स? सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके ओके, सो आंसर इज 64 का डी. Moving on to the next question, question number 65. In meiosis, the daughter cells differ from parent cell as well as amongst themselves due to. अब पहली चीज़ तो मियोसिस में लिखा है कि डॉटर सेल्स डिफर करते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है, और साथ ही साथ वो आपस में भी डिफरेंट रहते हैं. क्यों उनमें ऐसे डिफरेंसेस हैं? सो वो डिफरेंसेस का कारण क्या है? अभी नीट 1991 का क्वेश्चन है, इसमें एक कंक्लूसिव तरीके से पूछा गया है. अब इसको आंसर देने के लिए सिर्फ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ा है तो उससे आपका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस का जेनेटिक्स से लेना देना है, प्रॉपर टोटल जेनेटिक्स से लेना देना है. जेनेटिक्स को सेल साइकिल और सेल डिवीजन से मर्ज करने पर जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इसी क्वेश्चन जैसा दिखेगा. इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जेनेटिक्स के चैप्टर्स आने चाहिए, मॉलिक्यूलर बेसिस आनी चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर दे पाओगे. सो हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शंस देखेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं. हमारे पास वर्ड दिया गया है सेग्रीगेशन, दूसरा वर्ड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरा वर्ड है क्रॉसिंग ओवर. तो ज़्यादा करके अभी हम लोग ने देख लिया, पिछले के पार्ट्स में भी देखा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, लेकिन बहुत लोगों को सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पता होगा.
सो हम लोग वन बाय वन एक एक वर्ड को पकड़ेंगे और उसको समझेंगे कि सेग्रीगेशन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, लेट्स सी। अब जो आपको डायग्राम दिया गया है, दिस इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन ये एक लॉ दिया था मेंडल जी ने, ग्रेगोर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट alleles segregate during gamete formation, that is each organism carries 2 alleles for each gene, one from each parent. These alleles segregate during the formation of gametes so that one gamete carries only one allele for each gene. अभी अंग्रेज़ी में मैंने बोला, आप लोगों को शायद नहीं समझ में आई हो। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। आप ये जो डिवीज़न देख रहे हैं ये एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस के दौरान आपका मियोसिस होता है। अब ऊपर के सेल में आपको दिख रहा होगा कि पहले तो जो पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो रहे हैं, जो कि मियोसिस 1 में होता है। सो समझो रेड वाला अगर पैटर्नल है और ब्लू वाला मैटर्नल है, तो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए मियोसिस 1 में। उसके बाद मियोसिस 2 के बाद जो उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब मैटर्नल के सिस्टर क्रोमैटिड्स और पैटर्नल के सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब किसी एक सेल के अंदर एक ही पेरेंट के दोनों क्रोमैटिड्स नहीं आते, और जब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक सेल में नहीं आते, इसका मतलब एक सिस्टर क्रोमैटिड पर एक अलील होता है, एक सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर एक अलील होता है। सो दोनों अलील एक में आ सकते हैं क्या? नहीं। हर अलील, हर क्रोमैटिड एक सिंगल सेल के अंदर एक ही क्रोमैटिड जाता है, इसीलिए हर एक सेल के अंदर हर क्रोमैटिड के ऊपर अलील है, तो हर क्रोमैटिड एक अलील लेकर जाएगा। सो हर एक सेल जो आगे बनने वाला है उसमें एक ही क्रोमैटिड है। देखिए नीचे के 4 वाले में एक एक क्रोमैटिड ही दिख रहा है, तो एक ही क्रोमैटिड जाता है, और एक क्रोमैटिड जाएगा तो क्या लेके जाएगा? एक अलील लेकर जाएगा। किसी एक सेल के अंदर 2-2 अलील साथ में दिख रहे हैं क्या? नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग डिवीजन, यानी कि एक सेल के अंदर 2 अलील यानी कि 2 क्रोमैटिड साथ में नहीं आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जब डिवीजन हो रहा है तो पूरा का पूरा आपका 2 अलील एक साथ एक सेल में नहीं आ रहा है, अलग अलग सेल में ही मिलेगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? चलो, वेरी गुड। तो इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है डॉटर सेल्स जो डिफर करते हैं पेरेंट सेल से? यस, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज जो अलील जिसके पास जाएगा ऑफस्प्रिंग के पास, उसमें वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। सो ये भी एक कारण है कि आपके जो डॉटर सेल से पेरेंट सेल से अलग लगते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मेंडल जी ने ही लॉ दिया था, ग्रेगोर मेंडल। द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली of each other during gamete formation, provided the genes are on different chromosome or are far apart on the same chromosome. अब ये रूल क्या कहता है, ये लॉ को समझने के लिए इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, आपके मेंडल्स के लॉज में एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपको और बेटर तरीके से समझना है तो हमने एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें जेनेटिक्स के चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज़ अलील, व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट इज़ डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर, इन सभी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या है, ये क्या है, ये किस चीज़ से बना है। सो इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है जो कि आपको नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते। सो वो सारे डिफरेंसेस हम आपको कवर करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। सो एक ध्यान दीजिएगा चैनल के ऊपर, जिससे कि जब कभी भी कोई वीडियो आए, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसे टाइम पर आप देखें। सो इसका इन डिटेल हम आगे कवर करेंगे, बट फॉर हियर अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ऐसा समझिए कि हर एक जीन, हर एक क्रोमोसोम है आपके पास, उस पर अलग अलग जीन लोकेटेड है। ठीक है? अब जो अलग अलग जीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का असर नहीं रखती। जैसे लेफ्ट नीचे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 पैर दिख रहे हैं। ठीक है? एक ऊपर है और एक नीचे है। सपोज ऊपर जो जीन है, ऊपर वाले पैर में कोई जीन है और नीचे वाले पैर में जीन है। अब ये जो दोनों जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली होमोलोगस पैर अलग हो रहे हैं, और अलग होने के बाद इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग सेल में इंडिपेंडेंटली जा रहा है। इसका मतलब कि कोई जीन जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसका दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट वाले जीन से कोई लेना देना नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इसको अगर कभी हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम इस तरीके से ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर भी आप इतने से समझ लीजिए कि जो आपका एक जीन एक क्रोमोसोम पे है और दूसरा जीन जो दूसरे क्रोमोसोम पर है, उनका आपस में कोई भी तरीके का लिंक नहीं है। इसी वजह से वो जब सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, तो इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पर सेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर अगर जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ना होकर एक ही क्रोमोसोम पे आ जाए तब क्या होगा? जब अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है और एक ही क्रोमोसोम पे आ जाए तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज। क्या आता है? लिंकेज। लिंकेज का आपको चैप्टर पढ़ाया गया 12th में। ये लिंकेज आपने पढ़ा था टी.एच. मॉर्गन के ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एक्सपेरिमेंट में। सो इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल आगे जब चैप्टर चालू करेंगे तो उसको देखेंगे। बट फॉर हियर आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जो जीन्स अलग अलग जीन्स जो प्रेजेंट हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं शो करते। दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? वाइल जब एक ही पे रहेगा तो असर पड़ सकता है। रीज़न उनका इनहेरिटेंस थोड़ा चेंज हो जाता है ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज भी बहुत तरीके के होते हैं, टाइट लिंक जीन्स, वीकली लिंक जीन्स, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो अभी के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप इतना समझिए कि क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग जीन्स होते हैं, उन जीन्स का दूसरे जीन्स के साथ किसी तरीके का लिंक नहीं होता है और एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते। तो ड्यूरिंग सेग्रीगेशन वो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं, रैंडमली सेग्रीगेट होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का आपको अटैचमेंट या इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ ओवरऑल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? अगर डाउट है हम लोग आगे चैप्टर्स कवर करेंगे, आप प्लीज़ टेंशन ना लें। हैव पेशेंस, वी वुड बी मेकिंग लेक्चर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्रॉसिंग ओवर। पीछे के पार्ट्स में और अभी रिसेंट में भी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब होमोलोगस पेयर है, यहाँ पे आपको दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, उनके बीच में देखिए एक काइस्मा फॉर्मेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और फिर जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट इज़ नथिंग बट रिकॉम्बिनेशन। सो दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर। सो अब इस टोटल 65 क्वेश्चन के अंदर के जितने भी ऑप्शंस में जो वर्ड्स हमने सब 1 बाय 1 देख लिया है। अब हमें बस इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि डॉटर सेल्स क्यों डिफरेंट है फ्रॉम पेरेंट सेल से। सो पहला ऑप्शन सेग्रीगेशन, यह सेग्रीगेशन की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी डिफर कर देता है और क्रॉसिंग ओवर भी डिफरेंट कर देता है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन देखा हम लोगों ने तो फटाक से उसको टिक कर देना, आगे के ऑप्शंस भी देखने चाहिए। सेकेंड इज सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, यस ये भी करेक्ट है। और देख लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, यस ये भी करेक्ट है। और डी है सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ए बी सी डी में से सब के सब करेक्ट है, इनमें से एक भी रॉन्ग नहीं है। मैंने याद है आप लोग को पिछले पार्ट्स में भी बताया था कि कई बार आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें कोई भी आपको गलत मिलेगा ही नहीं, सब सही लगेंगे। बट उन सही में भी जो सबसे सही है उसको आप सिलेक्ट करना है। द मोस्ट सुटेबल एंड प्रोबेबल आंसर, द मोस्ट एक्यूरेट वन। सो इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? ए वाला, जिसमें आपका सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर तीनों के तीनों ही कवर हों। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज़ कमेंट में आप पूछिए मुझसे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा 100%। अगर कुछ बड़ा प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है या बड़ा माइन्यूट डिटेल्स वाला डाउट है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो वो भी लिखिए, और ज़रूरी नहीं इस टॉपिक से लिखिए, कहीं से भी आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 सेज अ बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ। अब ये 1989 का क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैंने पहले भी आपको बोला था पिछले पार्ट में कि अब हम लोग देखने वाले हैं कि डायड क्या है, मोनाड क्या है, बाइवेलेंट क्या है। ये सारे टर्म्स बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो पहले तो इसका समाधान करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बाइवेलेंट चीज़ क्या है, तब बाइवेलेंट समझने के बाद हम लोग किसी भी कंक्लूजन पे आ सकेंगे। ठीक है? सो लेट्स सी कि पहले डायग्राम्स क्या कह रहे हैं हमें। सबसे पहली चीज़ आप डायग्राम में देख सकेंगे कि हमारे पास क्रोमोसोम्स दोनों साइड दिए हुआ है, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब जो लेफ़्ट साइड में आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं वो 2 तरीके के हैं। एक क्रोमोसोम है विद सिंगल क्रोमैटिड, जिसको कितने बच्चे क्रोमोसोम मानेंगे भी नहीं, बोलेंगे सर ये तो क्रोमैटिड ही है। बट मैंने आप पार्ट 1 के लेक्चर में जाकर देखिए हमारे, जिसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि आपका जो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम भी होता है और 2 क्रोमैटिड वाला भी क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम है, अब उसमें 1 क्रोमैटिड हो या 2 क्रोमैटिड हो।
तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। यहाँ पर आपको जो रेड कलर में क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो दो तरीके के हैं। एक है क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड जिसको हम कहते हैं मोनाड। इस क्रोमोसोम को क्या कहोगे? मोनाड क्रोमोसोम। ठीक है, मोनाड क्लियर हुआ। और बगल में देखो ये भी क्रोमोसोम है बट उसमें दो क्रोमैटिड है, तो दो के लिए दो वर्ड यूज़ हो जाता है, तो डायाड। क्या बोलोगे इसे? डायाड क्रोमोसोम। पहला है आपका मोनाड क्रोमोसोम और सेकंड वाला है डायाड क्रोमोसोम। ये दोनों ही क्रोमोसोम कैसे क्रोमोसोम है? मोनोवैलेंट क्रोमोसोम है। कैसे हैं? मोनोवैलेंट। अब चाहे दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम हो या एक क्रोमैटिड वाला, उसको आप मोनोवैलेंट ही कहते हैं। क्लियर? सो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं जो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों होमोलोगस पेयर्स हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जब ये दोनों आपस में साथ में आ जाते हैं तो हम इन्हें बाइवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। हर बाइवैलेंट के अंदर टोटल आपको कितने क्रोमोसोम देखने मिल रहे हैं? दो क्रोमोसोम। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर है दो क्रोमैटिड, तो दो क्रोमोसोम के अंदर चार क्रोमैटिड। मतलब बाइवैलेंट हम उसको बोलेंगे जहाँ पे दो क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, और हर बाइवैलेंट के अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं? चार। और चार के लिए वर्ड यूज़ होता है टेट्रा। क्या यूज़ होता है? टेट्रा। इसलिए हम कई बार इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। बाइवैलेंट इज ऑल्सो नोन एज टेट्राड। वाइल इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं जब उनका आप ओरिएंटेशन देखते हो। बाइवैलेंट में जब मैं बात करूँगा तो हम उसे एज एन टू क्रोमोसोम्स देखेंगे, बट जब मैं टेट्राड बोलूँगा तो आप उसको कैसे देखोगे? चार क्रोमैटिड वाला। क्या देखोगे? चार क्रोमैटिड से मिलकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टेट्राड है, और दो क्रोमोसोम से मिलकर बनने वाला स्ट्रक्चर बाइवैलेंट है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मोनाड, डायाड, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, टेट्राड। ये आज के बाद आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम फाइन लाइन डिफरेंसेस बताएं। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है प्लीज़ कमेंट करें। बिना डाउट पूछे कभी भी आगे ना बढ़ें। रीज़न आप सोचेंगे मैं बाद में पूछूंगा। बात का काम जब आप टाल देते हो तो वो टलते ही जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बुरी आदत है जो एक बार लग गई तो जाती नहीं है। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट पूछने के लिए वीडियो पॉज करो, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो, नीचे अपना डाउट डाल दो, उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर लो। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द अभी हमें इसका आंसर देना बाकी रह गया है। सो अब यहाँ पे आप लोग राइट हैंड साइड में बाइवैलेंट, तो अब आपको क्लियर हो गया बाइवैलेंट क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। इसमें कितने क्रोमैटिड्स हैं? चार क्रोमैटिड्स। तो ऊपर का ए और बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चार क्रोमैटिड वाला होता है बाइवैलेंट। और चार क्रोमैटिड है तो कितने सेंट्रोमियर है? क्या चार सेंट्रोमियर है? रॉन्ग, क्योंकि रीज़न क्या है, आपका जो बाइवैलेंट है उसमें दो क्रोमोसोम है, और दो इसलिए काउंटिंग हो रही है क्योंकि सेंट्रोमियर कितने हैं? दो। और दो सेंट्रोमियर होने की वजह से भले चार क्रोमैटिड है बट दो क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर के साथ हैं, मतलब दो क्रोमैटिड पर एक सेंट्रोमियर है। सो चार क्रोमैटिड पे कितने सेंट्रोमियर हो जाएंगे? दो सेंट्रोमियर। सो द आंसर इज सी, 66 का सी। इज इट क्लियर?